पंजाब वाला साइड पाकिस्तान था। रावी में रात को गन बांध बांध करके खाड़कू क्रॉस करते थे रावी नदी में। ओपन आंख से अंधेरे में एम्बुश लगाती थी बीएसएफ। कोई बैरियर नहीं था, सरकंडा होता था, आपको उसमें रोकने हैं। और जब तक आप कंफर्म ना हो कि टेररिस्ट है, मार भी नहीं सकते। पता चला कोई इनोसेंट सरदार जी है कि भाई बांटना है तो पंजाब पाकिस्तान इतना खुश है तो लाहौर में खालिस्तान बना दे ना। उसको तो लाहौर और इस्लामाबाद मिला के खालिस्तान बना देना चाहिए। कहना चाहिए अब यहीं आके बैठो, हम तो बड़े आपके रहनुमा हैं। ये तो काम पाकिस्तान नहीं करता। जो ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट, बबर खालसा इंटरनेशनल, सिख यूथ फेडरेशन, इनके लोग वहां से फंडिंग ले रहे हैं। वहां पर जो भारत छोड़ के लोग जाके बस गए हैं, वो भारत को ही भूल गए। उनको यही नहीं पता ये पंथ कहां से बना। जय हिंद सर। सर मेरा नाम प्रिंस है और मैं पंजाब से आता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप कश्मीर में थे तब पंजाब में जो खालिस्तान का मूवमेंट अभी भी जैसे चल रहा है, अभी भी आपने देखा होगा ग्रेनेड फट रहे हैं, पुलिस स्टेशन पे फट रहे हैं और जो कई पॉलिटिशियंस हैं उनके घर पे हमले हो रहे हैं, तब और अब जैसे वो कश्मीर में उनको ट्रेनिंग देते थे, उनका लिंक कैसे होता था? मतलब कैसे वो यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करते? अब तो जैसे सोशल मीडिया उनके लिए बहुत आसानी है। जब आप थे, आपने क्या देखा? मतलब कैसे वो इसको लिंक करते थे, बुलाते थे कि पीओ क्या हो, क्या उनका रूट मैप होता था? एक्चुअली आपके वो जानकारी के लिए बताऊं कि कंप्लीट वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं था। 3210 किलोमीटर पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पे कोई न फेंसिंग थी न बार्ड वायर था। पूरा कंप्लीट पंजाब बॉर्डर खुला हुआ था, राजस्थान गुजरात बॉर्डर खुला हुआ था, सारे बॉर्डर हमारे ओपन थे। 1979-80 में सबसे बड़ा इसका लिंक है जो पाकिस्तान का जनरल जो कि एयर क्रैश में 1988 में मारा गया था, जी। जियाउल हक। जियाउल हक ने जब टेक ओवर किया जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका के, तो उसने जो भारत के लिए एक ऑपरेशनल फिलॉसफी बनाई, वो ऑपरेशनल फिलॉसफी 1971 वार से लिए हुए लेसन पे डिपेंड करती थी कि आप भारत के साथ खुला फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ सकते, आपको ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और उस फिलॉसफी को ये आज का जो जनरल मुनीर है ना, ये उसी जमाने का जनरल है। उसी जमाने का मतलब उसी पीढ़ी का है। क्योंकि मुशर्रफ 68 ईयर्स की उम्र है, तो 68-60 की उम्र है, तो 70 का पैदा हुआ होगा। तो जियाउल हक के टाइम में मुशर्रफ की उम्र 12 साल 13 साल रही होगी। तो इसकी मुनीर की, तो मुनीर की पैदाइश और इसका जो युवावस्था का जो ग्रोथ है ना, ये जियाउल हक के टाइम का है, मदरसे का प्रोडक्ट है ये। तो जियाउल हक ने इसको चलाया और उसने पंजाब को पहला टारगेट किया। उस समय क्या होता था कि यूथ को क्रॉस कराते थे ये पाकिस्तान के साइड में, उनको ट्रेन करते थे। वो पीओके नहीं बुलाते थे, पंजाब वाला साइड पाकिस्तान था। रावी में रात को गन बांध बांध करके खाड़कू क्रॉस करते थे रावी नदी में। ओपन आंख से अंधेरे में एम्बुश लगाती थी बीएसएफ। कोई बैरियर नहीं था, सरकंडा होता था, आपको उसमें रोकने हैं। और जब तक आप कंफर्म ना हो कि टेररिस्ट है, मार भी नहीं सकते। पता चला कोई इनोसेंट सरदार जी है, ऐसा हो सकता है। और उन्होंने जो उसको एक्सप्लॉइट किया और पंजाब में तबाह के हथियार डाला, नारकोटिक्स डाला। इसीलिए उस बॉर्डर पर पहली फेंसिंग पाकिस्तान एक्शन प्लान के थ्रू 1984-85 में शुरू हुई। जाके 90 में हम पंजाब को पूरा फेंस कर पाए। तो ये जो फिजिकल बैरियर है बॉर्डर को सिक्योर करने का, ये सबसे बड़ा एक लैंडमार्क इशू रहा है कि पंजाब को हम कंट्रोल कर पाए। इसीलिए सरहदों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ओपन बॉर्डर था, पाकिस्तान जैसे मुल्क के सामने हमने पूरा बॉर्डर ओपन रखा हुआ था। 1965 तक तो बॉर्डर सिक्योरिटी ही नहीं थी कोई। आज़ादी के 18 बरस तक हमने बॉर्डर को एक सिक्योरिटी का सब्जेक्ट ही नहीं माना कि भाई 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 हैं, ठीक है, अलग देश बन गया, भाई बैठ के क्या खिचड़ी चढ़ा रखा है, किसी को पता नहीं है। तो ये बड़ा एक चैलेंज, इमर्जिंग चैलेंज रहा है, स्लो चला है। और जब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जब आप उसको काउंटर करते हैं तो कुछ घटनाएं हुई इंडिया में। जब भी आप आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उसके क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे रिएक्शनरी पॉइंट्स भी होते हैं, कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। जिसमें 1984 का गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हुआ, भिंडरावाले का केस, हमारी माननीय प्रधानमंत्री का मर्डर, बेन सिंह मुख्यमंत्री की किलिंग, जनरल वैद्या की किलिंग, महात्रे की किलिंग,
मतलब इतनी किलिंग्स हुई कि ये इन दिल्ली के दंगे, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक मसाला दिया आईएसआई को, कि जिसको सोशल मीडिया और मोटिवेशन के जरिए एक सेकंड लेयर शुद्ध लोगों की टीम खड़ी की जाए। और आज के तारीख में इसको खाद, पानी और ऑक्सीजन सब विदेश से मिल रहा है। जो सिख डायस्पोरा है, जो कि सेपरेटिज्म में विश्वास करता है, जिसकी आइडियोलॉजी है कि खालिस्तान एक अलग हमारा देश बना है, उसको ओवरसीज सपोर्ट मिल रहा है। लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आपको पता है इन सारे कंट्रीज़ में लोग बैठे हैं जो ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख यूथ फेडरेशन, इनके लोग वहाँ से फंडिंग ले रहे हैं। वहाँ पर जो भारत छोड़ के लोग जाके बस गए हैं, वो भारत को ही भूल गए। उनको यही नहीं पता ये पंथ कहाँ से बना, और वो एक दूसरे के राग में, दूसरे के डायरेक्शन में, उनके मोटिवेशन में टाइम निकाल रहे हैं और भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और आज भी यह थ्रेट टला नहीं है। 2025 में भी मैं पंजाब रिलेटेड सेपरेटिस्ट प्रॉब्लम को उतना ही रेलेवेंट मानता हूं जितना मैं तब का मानता था। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बताया कि ज़्यादा पार्ट पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, आप ये समझते कि एक इसी चीज़ को लेके सिखों को गलत ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई पंजाब, जैसे आप भी सुनते होंगे बातें कि अगर बंटवारा देश का नहीं हुआ, बंटवारा पंजाब का हुआ, हमारे गुरुद्वारा साहब उधर चले गए, तो इस बात से लेके सेंटिमेंट को घुमाया जाता है। तो कम्युनिटी को सोचने वाली बात है ना। रेडक्लिफ साहब ने 35 दिन के प्रवास में पृथ्वीराज रोड के पास बंगले में बैठ के लाइन खींची थी जी। लंदन के बैरिस्टर के बेटे थे, वो लाइन किसी हम लोग बैठ के तो खींचे नहीं थे। बिल्कुल। तब तो आज़ादी मिल रही थी। आम भारतीय के पास वो लाइन खींचने का अधिकार कहाँ था? ये पंजाब को बांटा किसने? ये तो सोचने वाली बात है कि भाई बांटना है तो पंजाब, पाकिस्तान इतना खुश है तो लाहौर में खालिस्तान बना दे ना। उसको तो लाहौर और इस्लामाबाद मिला के खालिस्तान बना देना चाहिए। कहना चाहिए अब यहीं आके बैठो, हम तो बड़े आपके रहनुमा हैं। ये तो काम पाकिस्तान नहीं करता। तो ये तो यूथ को सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान अगर आपका इतना ही हमदर्द है तो ये खालिस्तान उनको पाकिस्तान के अंदर बना देना चाहिए। दे डोंट डू दैट, क्योंकि उनको यह काम भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है, वो कर रहे हैं। तो अभी आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसका फ्यूचर यह है कि भारत ने इन डायस्पोरा में जो लोग चिन्हित हुए हैं उनके खिलाफ अच्छा एक्शन लिया है हमारी एजेंसीज ने। उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं और उनकी इंडिया एंट्री हो नहीं सकती। उनका प्रत्यर्पण का भी हमारी डिमांड है, हम करते रहते हैं। और इवन आपने लंदन इंडियन एम्बेसी पे भी जो घटना हुई उसके खिलाफ भी भारत ने दर्ज कराया। तो भारत इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली भी बहुत अच्छा डील कर रहा है। फंडिंग पे बहुत रोक लगी है, फंडिंग बहुत चोक हुए हैं। और एजेंसी टू एजेंसी कॉन्टैक्ट में जो मॉड्यूल पंजाब के अंदर एक्टिव पाए जा रहे हैं उन मॉड्यूल के खिलाफ एक्शन भी हो रहे हैं। हाँ, अभी तो आपको ट्रांसनेशनल गैंगस्टर्स इसमें आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें रैंसम लेने वाले क्रिमिनल्स भी इसके पार्ट बन गए हैं, क्योंकि ट्रांसनेशनल क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं है। वो तो किसी के साथ कोलैबोरेट कर जाएंगे, कल को लश्कर के साथ कर जाएंगे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ कर जाएंगे, उन्हें पैसे लेना देना है। तो इस पे ये सब काम हो रहा है। लीगल फ्रेमवर्क बहुत मजबूत हुआ है, ट्रायल चल रहे हैं और एजेंसीज इस पे अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब के अंदर घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन पंजाब में पकड़ धकड़ भी अच्छी हुई है और इनकाउंटर में मारे भी गए हैं। अभी 2-4 दिन के अंदर मारे गए। हाँ, अभी तो इस पे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। आपका कभी ऐसे काउंटर हुआ इन खालिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ? खालिस्तानी टेररिस्ट से मेरा इनकाउंटर नहीं हुआ है, इसलिए कि 93 में मैं गया और उस समय यह बहुत डाई डाउन हो गया था। तो मैं एक तरह से जब गया तो विड्रॉल हो रहा था जी। तो मुझे पंजाब में इस परिस्थिति में काम करने का मौका नहीं मिला।